ध्यान दीजिए आप लोग, आपको प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से आपको ई जेड समावयवी को पहचानना है। ई जेड समावयवियों को पहचानिए। ठीक है, तो ई जेड समावयवियों को पहचानने के लिए ध्यान दिए, पहले सुन लें आप लोग। ई जेड समावयवियों को पहचानने के लिए सबसे बेसिक फंडा कल आपको बताया गया है, लिखाया गया है बल्कि, कि सबसे पहले समझ लें जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन वो जो है सीस ट्रांस और जेड ई या ई जेड दो प्रकार की समावयवता, मतलब इन समावयवता को दिखाते हैं। ऐसा मत है केवल दो ही प्रकार के दिखाते हैं, और भी दिखाते हैं, और भी यौगिक ऐसे हैं जो सीस ट्रांस को दिखाते हैं, लेकिन एल्कीन में सीस ट्रांस पाया जाता है समावयवता और ई जेड पाया जाता है। सीस ट्रांस का क्या कंडीशन है, ऐसे चर्चा कर दे रहा हूं मैं कि सीस ट्रांस एल्कीन है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। सीस ट्रांस कंडीशन है इस कार्बन के पास हर प्रत्येक, ये इसको बोलते हैं इंडिविजिबल कार्बन, मतलब प्रत्येक कार्बन के पास, ऐसा बोले प्रत्येक कार्बन के पास दो समूह होने चाहिए और वो समूह आपस में समान नहीं होने चाहिए। जैसे एक ए है अगला बी होना चाहिए, अगला ए नहीं होना चाहिए। ऐसे वहां भी जैसे एक सी है अगला सी नहीं होना चाहिए, अगला डी होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि प्रत्येक कार्बन के पास दो अलग अलग समूह उपस्थित होने चाहिए। इसके बाद दूसरा कंडीशन है कि दोनों कार्बनों के पास एक समान ग्रुप होना चाहिए। एक समान का मतलब कोई एक ऐसा समूह हो जो दोनों कार्बनों में मिलता रहे। दोनों कार्बनों में क्या रहे, जैसे मान लीजिए ये ए बी हो गया और ये सी ए हो गया। ध्यान दिया, जैसे आपका ये हो गया ए बी और ये आपका क्या हो गया सी ए, तो इन दोनों कार्बनों में ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, अलग अलग है। ये भी आपस में क्या है, अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों कार्बनों के पास ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, एक ग्रुप मिल जाए तो बताएंगे सीस ट्रांस समावयवता को दिखाएगा। दोनों कार्बनों के पास अगर एक ऐसा समूह हो जो दोनों में मिल जाए, एक ऐसा समूह, दोनों भी मिल सकते हैं लेकिन हमको एक को देखना है, कम से कम एक मिल जाए तो बोलेंगे सीस ट्रांस दिखाएगा। और मान लो अगर ये चारों ही डिफरेंट हो, जैसे ए बी हो जाए या सी डी हो जाए, एक को ना मिले, तो वहां ये दिखाना है, क्या दिखाना है, जेड ई या ई जेड समावयवता दिखाया जाता है। जेड ई या ई जेड समावयवता को दिखाया जाता है। ठीक है, दिखाए, सीस ट्रांस नहीं दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, जेड ई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां आप सीस ट्रांस दिखाते हैं वहां अगर आपसे कहा जाए कि जेड ई छाट के दिखाओ, तो जेड ई रूल आप नियम के अनुसार छाट लीजिए। जहां आप सीस ट्रांस दिखाते हैं कि उसमें जो है एक ग्रुप मिल जाता है दोनों में, वहां आप जानते हैं कि सीस ट्रांस लगता है। लेकिन अगर आपसे कह दे कि जेड ई निकाल के दिखाइए, तो आप अपना नियम याद रखिए कि कौन सा नियम कैसे लगता है, जेड ई वाला, उसके हिसाब से आप जेड ई छाट लीजिए। लेकिन यहां पर सीस ट्रांस लागू नहीं होगा, केवल केवल क्या लागू होगा, जेड और ई। जेड ई, जेड ई छाटने का क्या कंडीशन है, जेड ई छाटने का कंडीशन है कि आप जो है जेड ई में अगर ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व, सुन ले मेरी भाषा में, कि जेड ई में अगर ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व एक ही दिशा में पाए जाए, डबल बॉन्ड के एक ही तरफ पाए जाए, या तो नीचे या तो ऊपर, अगर एक ही तरफ ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व पाए जा रहे हैं तो उन्हें जेड कहा जाता है। और यदि इसका उल्टा हो जाए कि ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व डबल बॉन्ड के अपोजिट हो, जैसे एक ऊपर तो अगला कहाँ हो, नीचे, तो उसे क्या कहा जाएगा, ई। आपको परमाणु क्रमांक देखना है कि ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व अगर एक ही तरफ हो तो जेड कहिए, अगर विपरीत हो तो क्या बोलिए, ई। ठीक है, कब लगाना है कि जब दोनों समूह क्या हो, सामान्य कंडीशन है कि जब चारों समूह आपस में डिफरेंट हो। अगर समान भी है, जैसे इसमें से कोई एक मिल जा रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ध्यान दिया, जैसे इनमें से कोई एक मिल जा रहा है
तो वहाँ सी ट्रांस लागू होता है। किसे ये दोनों समूह, ये दोनों समूह, इनमें से कोई एक समूह ऐसा हो जो दोनों में कॉमन है, तो आप बोलेंगे सी ट्रांस लागू हो सकता है, यहाँ पे लागू होगा सी ट्रांस। आप वहाँ इजेड को भी लगा सकते, आप वहाँ इजेड को भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर इस कार्बन के पास दोनों समूह समान आ जाए, ए या बी आ जाए, ठीक है, दोनों समूह आपस में समान हो जाए, तो वहां ना तो मतलब वहां ज्यामितीय समावयवता दिखाई ही नहीं देगा, ना तो इजेड पाया जाएगा, ना तो सी ट्रांस पाया जाएगा। दोनों समूह आपस में समान है तो किसी भी प्रकार का ज्यामितीय समावयवता दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा मैं इजेड छाटता हूं। देखो जैसे ना इसमें क्या है, इन दोनों में तुलना करें, पहले इन दोनों की तुलना करो। इन दोनों में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? जो ब्रोमीन होता है उसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। तो आप इसको पहला नंबर, इसको फर्स्ट मान, इसको ज्यादा वरीयता दी जाए। इन दोनों में इसको फर्स्ट माना गया। अब इन दोनों में देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लूओरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ध्यान दें, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन और आयोडीन में इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा हो। ऐसे इसके हिसाब से इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, तो ये फर्स्ट बोलेंगे ज्यादा, मतलब इन दोनों में इसको वरीयता दी गई है, महत्व दिया गया है, और इन दोनों में इसको वरीयता दी गई, और ज्यादा वरीयता वाले एक ही तरफ है कि नहीं? एक ही तरफ है, तो आप इसको क्या नाम दीजिए? जेड। और अगर इसमें से किसी एक बॉन्ड को घुमा दी, एक ये बॉन्ड घुमा दो, ये मतलब ये समूह ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या होगा? देखो, तो आपका सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा। किसी को भी घुमा सकते हैं आप, बी आर, ये आई कर दूं और वो घूम के सी एल ऊपर हो जाए और एफ नीचे आ जाए। ठीक है, इन दोनों में इसको वरीयता दी जाएगी और इन दोनों में इसको वरीयता दी जाएगी। ज्यादा वरीयता वाले तत्व जो है परस्पर विपरीत है, एक ऊपर एक नीचे है, इसको क्या नाम दिया जाएगा? ई। क्लियर? ऐसे यहां देखो, इन देखो एच और ओ है, पहले ओ को देखिए, पहले एच को मत देखिएगा आप, जो इससे जुड़ा डायरेक्ट। ओ का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसको फर्स्ट नंबर दिया जाए। ऐसे यहां देखिए आप, कार्बन कार्बन, ये तो दोनों कार्बन है, अब कैसे दिखा जाए? तो फिर आगे बढ़ो, आगे देखो एच है, क्या है यहां आगे? डी। डी जानते क्या है? जो एच है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और डी का नाम है ड्यूटीरियम। नाम सुना है कभी आपने? ड्यूटीरियम, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक। बस डिफरेंस ये है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है। ट्राइटियम, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका नाम हाइड्रोजन है, इसका नाम ड्यूटीरियम है, इसका नाम ट्राइटियम। ठीक है, फिजिक्स में स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में तो था, कक्षा 11 में था, परमाणु संरचना नाम का एक पार्ट था। ठीक है, वहां आपने स्टडी किया होगा समस्थानिकों के बारे में, वहां इसकी चर्चाएं की गई। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है, इन सब का परमाणु क्रमांक समान। अब क्या अब तो प्रॉब्लम इसका भी आ गया, इसका, इन दोनों का भी परमाणु क्रमांक समान। तो अगर परमाणु क्रमांक समान है तो फिर परमाणु भार को देखिए, या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार ना बोले, क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। इनमें केवल यही डिफरेंस है, समस्थानिकों में यही डिफरेंस होता है कि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग है। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3। तो जब ये भाई परमाणु क्रमांक बराबर रहे तो अगले स्टेप पे आ जाना, क्या देख लेना? द्रव्यमान संख्या। क्या देख लेंगे? इसका द्रव्यमान संख्या 1 है, इसका द्रव्यमान संख्या 2 है, तो फिर किसको महत्व देंगे? डी वाले को। अब फर्स्ट किसको मानना है? मान लेंगे आराम से। तो ये क्या है, कौन सा फॉर्म है? जेड। घुमा के डी ई कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? घुमा के ई कर लेंगे। इसकी बात करें, अब देखो, जैसे ये एच है, ये एन है, एन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, एच का 1 होता है, इसको फर्स्ट नंबर। अब देखो यहाँ कार्बन 12, यहाँ कार्बन 14 है। आगे मत जाओ, एच तो आई, उसको मत देखिए, पहले ही देख लो, कार्बन का 12 है, कार्बन का 14 है, किसको महत्व देंगे? 14 वाले। क्या कौन सा फॉर्म होगा? जेड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जेड।
एक को दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, हार्ड नहीं, बस मन में रखना। ये इसकी बात की जाए, देखो यहाँ जो है ये ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है। बताओ डी और टी में किसको महत्व दिया जाएगा? टी को। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये आपका इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। अब यहाँ देखो, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, आगे बढ़ो, ये कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। जैसे ना, अब देखो ये मत देखा करो, एच मत देखा करो। जैसे इसके पास भी 2 एच है, ये कार्बन, इसके पास कार्बन। इसके बाद देखो, जैसे इसके पास केवल डी है, लेकिन इस कार्बन के पास एच को अगर केवल एच हो, परमाणुओं के पास अगर यहां भी केवल एच रहा होता, ये सी ना रहा होता, तो इस एच और इस सी की तुलना की जाती, इस एच और इस सी की। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यही बना दे रहा हूं। जैसे मान लो ऐसा रहा होता, सी डबल बॉन्ड सी रहा होता, यहाँ जो टी है, यहाँ जो डी है, इसके बाद यहाँ जो CH2 है, CD3 है। एच के स्थान पे डी का यूज होता है, टी का यूज होता है, क्योंकि ये एच ही है। बता दे रहा हूँ, ये एक प्रकार के एच ही है, एच के समस्थानिक है। बस ये डिफरेंस है, इनका थोड़ा द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ज्यादा। यहाँ देखिए, आप अगर आपको ऐसा दिया होता CH2 CH3 ऐसा दिया गया हो, तो आप इन दोनों में इसको फर्स्ट नंबर दे, इन दोनों में कार्बन कार्बन, एच को मत देखो, अगले बढ़ो, कार्बन कार्बन, अगला डी है, अगला एच, किसको महत्व देंगे? हाँ, तो फिर इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। ये कौन सा फॉर्म है? जेड ही है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे क्या मतलब। समूह चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमको देखना है बॉन्ड के एक ही तरफ है कि बॉन्ड के विपरीत है, ये फंडा देखना चाहिए। अगर बॉन्ड के एक ही तरफ है तो क्या नाम देंगे? जेड। अगर बॉन्ड के विपरीत है तो क्या नाम देंगे? ई। ये फंडा है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। यहाँ क्या बात है पता है, यहाँ सी के पास डी है, लेकिन यहाँ सी के बाद एच को देखते हैं, अगर ये सी ना रहा, अगर कोई और परमाणु ना हो तो एच से ही तुलना करें, लेकिन अगर कोई और परमाणु आ जा रहा है तो उसके हिसाब से देखें कि डी का भाग जानते हैं, डी का द्रव्यमान संख्या 2 होता है, और जो कार्बन होता है उसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है। किसको महत्व देंगे? कार्बन। तो इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है? ई फॉर्म है। समझ पा रहे हैं आप? यहां बात की जाए आयोडीन और क्लोरीन में, अरे इसका 53 होता है परमाणु क्रमांक, इसका 17 होता है, किसको महत्व देंगे? आयोडीन। यहां बात करें, या तो ऐसा रख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे बढ़ते जाएंगे उनका वरीयता, वरीयता का मतलब किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? वरीयता बढ़ती जाएगी। फ्लोरीन से ज्यादा वरीयता क्लोरीन को देंगे, क्लोरीन से ज्यादा वरीयता ब्रोमीन को देंगे, और ब्रोमीन से ज्यादा वरीयता आयोडीन देंगे। तो आयोडीन को सबसे अधिक वरीयता देते हैं, अगर कोई भी आ जाए उनमें से। हाइड्रोजन उनका नाम है। फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन नाम दिया जाता है, और हैलोजनों में सबसे अधिक वरीयता किसको दी जाती है? चाहे कोई भी इनमें से, तो इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। इन दोनों में देखिए आप, कार्बन का 12 होता है, अब 12 नहीं, परमाणु क्रमांक पहले देखो, मतलब पहले द्रव्यमान संख्या नहीं देखनी। ठीक, मैं यहाँ थोड़ा मिस्टेक से बता दिया। जो डी है पहले परमाणु क्रमांक ही देखो, पहले द्रव्यमान संख्या मत देखना। डी का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उस हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। मैंने बताया तो सही, लेकिन डिसाइड करने का तरीका मैंने यहाँ गलत बता दिया कि पहले परमाणु क्रमांक से डिसाइड करें। जब परमाणु क्रमांक से डिसाइड ना हो पर किससे करें? द्रव्यमान संख्या से। डी का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो फिर कार्बन को देंगे, ठीक है, महत्व देंगे। यहां बात किया जाए तो आयोडीन को देंगे। यहां बात करें तो कार्बन का 6 होता है, और ब्रोमीन का 35, किसको महत्व देंगे आप? तो ये विपरीत है तो क्या लिखेंगे? और ये कौन सा फॉर्म था? इसको लिख ले फटाफट, लिखिए फटाफट। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या बोला गया है? यदि परमाणुओं के बीच में बॉन्ड आ जाए, बहुत सारे बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ जाए,
फिर रख लें आप, अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच पाया जाए, जैसे कार्बन कार्बन के बीच पाया जाए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच पाया जाए, ठीक है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच में पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड भी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच, जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है, तो उस केस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से महत्व देना है कि जहां बॉन्ड ज्यादा होगा उसको ज्यादा महत्व देना है, जहां बॉन्ड कम होगा उसको कम महत्व देना है। कब देना है? जब एक ही प्रकार के परमाणु हो तब। जैसे ये हो जाए, मान लो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन ही रहे, कार्बन एन के बीच बॉन्ड हो, तो उस केस में ट्रिपल वाले को ज्यादा, समान परमाणु हो तो ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा, डबल को उससे कम, सिंगल को उससे कम। जैसे देखो सिंगल बॉन्ड है, ये डबल ये सिंगल, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल, किसको महत्व देंगे? डबल। या समान परमाणु यहीं भी, यहां भी है समान परमाणु, यहां भी। लेकिन मैं ऐसी बात करूं कि अगर इनके बीच ट्रिपल हो तो अगर देखो, अगर समान प्रकार के परमाणु हो जैसे इस आपस में, तो आप देख लेंगे। लेकिन अगर ये इनके जैसे इसके बीच भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बीच भी ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर अलग अलग परमाणु हो तो उस केस में वरीयता को डिसाइड करने के लिए आप परमाणु क्रमांक देख लो। क्या देख लो? परमाणु क्रमांक। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, एन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, तो इसको 1 मानिएगा, पूरे को क्या मानेंगे? ऐसी बात है। यहाँ देखो कार्बन, ये बॉन्ड मत देखो, फिर आप बॉन्ड मत देखो। आप अगर अलग अलग परमाणु आ गए हैं तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से डिसाइड करें। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे यहाँ कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन, तो उसके हिसाब से परमाणु क्रमांक की कि यहाँ एन का परमाणु क्रमांक 7 है, यहाँ कार्बन का 6 है, तो इसको 1 देना है, फर्स्ट नंबर देना है। समझ पा रहे हैं आप ना? हाँ, जैसे मान लो ये सी, ध्यान दो आप, सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड ओ अगर है, डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है सी सी कॉमन है, ये से मत देखो। एन का परमाणु क्रमांक 7 है, ओ का परमाणु क्रमांक 8 है, इसको फर्स्ट नंबर देना, 8 वाले को ज्यादा। अगर इसकी बात करें, यहां भी वही हाल है कि आप बॉन्ड मत देखो, यहां तो बॉन्ड समान था, बॉन्ड अगर डिफरेंट भी हो तो भी आप परमाणु क्रमांक के हिसाब से डिसाइड करेंगे। समझ पा रहे हैं? वही यहां नीचे लिखाया गया है, यदि भिन्न परमाणुओं के बीच में बंध पाया जाए आने पर उनकी वरीयता जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर दी जाती है, या उनकी वरीयता जो है, ठीक है, उनको वरीयता, ऐसा लिखना, उनको वरीयता जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर दी जाती है। जैसा एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ है, सी ट्रिपल, देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर यही समान परमाणु, जैसे यहाँ भी ध्यान दें आप, और समान परमाणु रहे होते, मान लीजिए यहाँ भी एन रहा होता, यहाँ भी एन रहा होता, तो उस केस में बॉन्ड देखते कि बॉन्ड कहाँ ज्यादा है, कि डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा महत्व दिया जाता। अगर बॉन्ड समान हो और परमाणु भी समान हो तो उस केस में देखना, बॉन्ड समान ना हो, परमाणु समान हो और बॉन्ड डिफरेंट हो, तो बॉन्ड की संख्या बढ़ जाए तो वरीयता ज्यादा देनी है जहां बॉन्ड ज्यादा हो। लेकिन अगर अलग अलग परमाणु है तो उस केस में वरीयता किसके हिसाब से देनी है? परमाणु क्रमांक के हिसाब, इसको 1 देना है। ऐसे यहां अब देखो वही डिसाइड किया जा रहा है। जैसे मान लो इसमें पहले वरीयता दीजिए, उसके बाद ई जोड़ तो छाट लेंगे, जेड ई तो आराम से छाट लेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ देखो सी ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अरे यार इन दोनों की तुलना आपस में करूंगा, इन दोनों की तुलना आपस में। अब देखो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा ओ को। हाँ, यही समझना है, यहाँ फर्स्ट नंबर इसको दिया जाएगा। अब यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, किसको महत्व दिया जाएगा? ओ को ही दिया जाएगा। तो उस केस में ये कौन सा फॉर्म होगा? जेड। ये कौन सा फॉर्म होगा? जेड। अगर यही, ये ध्यान दें आप, अगर ये ऐसा रहा होता, मान लीजिए आप, मैं ऐसे मान ले रहा हूं,
ये ऐसा रहा होता, CH रहा होता और NH2 रहा होता। क्या रहा होता? CHNH2। तो उस केस में भी देखो, बॉन्ड मत देखना, परमाणु क्रमांक देखो कि कार्बन ये है, उसके बाद कार्बन है, यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन आया है, तो यानी का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ज्यादा। इसको फर्स्ट ही देना, ऐसे मैं बता दिया। ऐसे यहां देखिए आप, देखो कार्बन है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है, यहां भी कार्बन है, फिर क्या है? एच को मत देखिए, आप ऐसा समझिएगा, जो CHO लिखा होता है ना, CHO बता रहा हूं, CHO ऐसे लिखा होता है। अगर आपने कभी सोच के ऐसे लिख दिया तो ये अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? COH मत लिखना, CHO, एल्डिहाइड। CHO को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि C डबल बॉन्ड O और H, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H। तो ऐसा देखो, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की भी डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की भी सिंगल बॉन्ड है। किसको महत्व देंगे? अब भाई परमाणु जब, तो इसको फर्स्ट नंबर देना। अब यहाँ बात करें तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन की भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, किसको महत्व देंगे? तो ये कौन सा फॉर्म होगा? जेड फॉर्म। इसका ई फॉर्म बना सकते हैं, कितना लिख ले फटाफट। ध्यान दीजिए आप लोग, आपको यहाँ बताया जा रहा है कि C डबल बॉन्ड M और C डबल बॉन्ड O ऐसे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड N पाया जाए और C डबल बॉन्ड O पाया जाए, वो भी ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं। ज्यामितीय, आपको बस यहाँ यही छांटना है कि क्या ये ज्यामितीय समावयवता को दिखाएंगे कि नहीं, बस यही छांटना है। अच्छा आप देखिए, आप ज्यामितीय समावयवता के लिए कंडीशन क्या है कि जिससे जिनके बीच में, ध्यान दिया, ज्यामितीय समावयवता के लिए कंडीशन ये है कि जिन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा हो, जिन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा हो, उन परमाणुओं के पास उपस्थित दो ग्रुप आपस में समान नहीं होने चाहिए। ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने का यह कंडीशन है कि जिन परमाणुओं में ज्यामितीय समावयवता दिखाई देगी, सिस ट्रांस ई जेड, और इसके बाद भी देखेंगे आप, इसके बाद भी एक होता है सीन और एंटी, सीन और एंटी, वो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद। आपको बस यहाँ यही जानना है कि कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता को दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड N वाले और C डबल बॉन्ड O वाले, और कौन से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो आप देखें, ज्यामितीय समावयवता का कंडीशन यही है कि जिन दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, उन दो परमाणुओं के पास जो दो ग्रुप पाए जाएंगे, उन दोनों परमाणुओं के पास, जैसे हर परमाणु के पास दो ग्रुप पाया जाएगा, अगले परमाणु के पास भी क्या रहेगा? दो ग्रुप रहेगा, वो आपस में समान नहीं होनी चाहिए। अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ऑक्सीजन कभी डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ में, तो ऑक्सीजन जो है, जानते रहिए कि ऑक्सीजन के बाहरी कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉनों का इसने बॉन्ड बनाया है, बाकी 4 बचे हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको 2-2 करके लिखा जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉनों को एक लोन पेयर कहा जाता है। 2-2 इलेक्ट्रॉन करके लिखा जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ऐसा बोल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को आप क्या बोलेंगे? लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर इसके पास होना चाहिए। कितना लोन पेयर होना चाहिए? 2 लोन पेयर। समझ पा रहे हैं? अगर कभी भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 2 लोन पेयर होना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ले, कितने बॉन्ड बना ले, तो उस केस में जानते हैं, ये रट लो, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड 2-2 करके, मतलब एक-एक करके बना सकता है या दोनों साथ में बना सकता है। ऑक्सीजन एक-एक करके बॉन्ड बना सकता है या दोनों साथ में। जैसे अगर कभी ऑक्सीजन OH लिखा है, क्या लिखा है, और किसी परमाणु के साथ बॉन्ड बनाया है, किसी परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाया है, तो ये जानते रहिए कि यहाँ O के पास भी बॉन्ड है और H के पास भी क्या है, ऐसा बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड है कुल मिला के, इसके पास कुल मिला के 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर बच जाएंगे। लेकिन कभी भी मैं बता रहा हूँ, कभी भी ऑक्सीजन के पास अगर 3 बॉन्ड बन जा रहे हैं
दिखात ना हो क्लियर। अगर कभी भी ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बन जा रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लेना है आपको कि उसके पास वहां ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, वो सामान्य केस में 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर 3 बॉन्ड कभी बन जाए ऑक्सीजन के द्वारा तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस। मैं बता रहा हूं क्यों। अगर आप ये रख ले कि नाइट्रोजन जो होता है वो सामान्य केस में 3 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? अगर वो कभी 4 बॉन्ड बना ले तो एन पे क्या लिख देना है? प्लस। प्लस मतलब जो कोई भी परमाणु अपनी क्षमता से ज्यादा बॉन्ड बना ले उस पर क्या लिख देना है? प्लस लिख देना। अब मैं उस प्लस का मतलब समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन पे यहां प्लस आया है। क्या आया है? प्लस। क्यों आया? क्योंकि इसने कितना बॉन्ड बनाया है? 3। कितना बॉन्ड बनाया है? 3। ऑक्सीजन की क्षमता 2 ही है। अगर 2 बॉन्ड बना लेगा तो प्लस नहीं करना है। हाँ, अगर किसी परमाणु की क्षमताएं कम हो रही हैं, ये ट्रिक थोड़ा रटे आप लोग, कि अगर किसी परमाणु की क्षमताएं जितना वो बना सकता है बॉन्ड बनाने की क्षमताएं, जितना कोई परमाणु बॉन्ड बना सकता है, अगर वो उससे ज्यादा बॉन्ड बनाए तो उस परमाणु पर प्लस आएगा। अगर उससे कम बॉन्ड बनाए तो उस पर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, जैसे ऑक्सीजन कभी अगर एक ही बॉन्ड से जुड़ा हो, कौन से बॉन्ड से? जैसे मान लो, जैसे अभी O के पास एस था तो आपने 2 बॉन्ड दिखा दिया, तो आप कोई चार्ज नहीं लिखेंगे, ना तो प्लस ना तो माइनस। बस इसका 2 लोन पेयर दिखा देना है। बाहरी को उसमें 6 होते हैं, 4 बच जाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन ने केवल यही बॉन्ड बनाया, ये नहीं बनाया है, तो यहाँ ऑक्सीजन पे क्या लिखेंगे आप? माइनस। यन की क्षमता होती है यन 3 बॉन्ड बना सकता है। कितनी बॉन्ड? तो अगर यन कभी भी 3 से कम बनाएगा तो प्लस, 3 से कम बनाएगा तो माइनस, और 3 से ज्यादा बनाएगा तो प्लस। अच्छा, यहां मैं प्लस का मतलब समझा रहा हूं। जैसे ऑक्सीजन में प्लस आया, प्लस का मतलब ये होता है कि परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक प्लस का मतलब ये है कि परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अभी समझे आप लोग? तो ऑक्सीजन में प्लस का मतलब ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 होता है और वो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? प्लस। अगर ऑक्सीजन पे कभी माइनस आ जाए तो उसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? हाँ, माइनस आएगा तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्लस आएगा तो बाहरी कोश में 5 हो जाएगा, और सामान्य केस में 6 होता है। तो ये रट लो कि बाहरी कोश में अगर 6 आया तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 5 आएगा तो 3 बॉन्ड, 7 आएगा तो 1 बॉन्ड। 7 आएगा कितना बॉन्ड? तो अगर ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है तो कितना बॉन्ड बनवाएंगे? 1, क्योंकि बाहरी कोश में 7 हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन में प्लस आ जाता है तो कितना हो जाएगा? 5। 6 होता है, 5 हो जाएगा। कितना बॉन्ड बनवाएंगे? तो यहाँ 3 बना। ठीक है, 3 बना है। अब हाँ, जैसे मान लो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, बाहरी कोश में 5 था। कितना था? जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना लिया इसने। 3 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना लिया, 2 बचे हैं, वही लिखा गया। ये क्या है? लिखा गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ये छोटी चीजें हैं, थोड़े ध्यान देनी है। यहाँ देखो यन का भाई, यन के बाहरी कोश में 5 हो गई करता है। कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा आना चाहिए आपको कि परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होगा यन का। तो 3 बॉन्ड बनाया है। अब प्लस नहीं लिखना है क्योंकि 5 था ही। अगर 6 से 5 हो तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस। समझ पा रहे हो? तो यहाँ इसका 2 बच जाएगा, 3 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो रख लें आप, इसको भी एक समूह मान लो। अगर आपको समझना है कि ज्यामितीय समवायता C डबल बॉन्ड N में C डबल बॉन्ड O में दिखाई देगी कि नहीं, तो उस केस में आप लोन पेयर को भी क्या मानेंगे? समूह। तो ये दोनों आपस में अलग है। ये लोन पेयर, ये NH2 है, अलग है, ये भी अलग है। तो क्या बोलेंगे? ये ज्यामितीय समवायता को दिखाएगा, ज्यामितीय समवायता को दिखाएगा। यहाँ देखें आप, यहाँ भी देखो ये दोनों अलग है और ये दोनों क्या है? तो ज्यामितीय समवायता यहाँ दिखाई देगी।
समझ पा रहे हैं आप, या ऐसा लिखूं? मैं थोड़ा यहां बात कर लूं। यहां देखिए आप, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों भी क्या है, दिखाई देगी। यहां देखिए आप, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों भी क्या है, यहां भी दिखाई देगी। यहां बात करें, अलग है, ये दोनों भी क्या है, तो यहां भी दिखाई देगी, लेकिन यहां नहीं दिखाई देगी। यही समझना था। तो आप समझ पा रहे हैं, यहां नहीं दिखाई देगी। लिख लें, ध्यान दीजिए। हेलो, ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका हेडिंग है चक्रीय यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। ऐसा लिखे आप, चक्रीय यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। आप ये जानते हैं कि जो ज्यामितीय समावयवता होती है वो किन किन यौगिकों में पाई जाती है? किन यौगिकों में भाई? जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया कहां जाता है? जो आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ये पाया जाता है एल्कीन में, जहां डबल बॉन्ड आ जाए, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन। ठीक है, और मतलब जहां डबल बॉन्ड पाया जाए। और उसके अलावा जो साइक्लोएल्केन होते हैं वहां भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है वहां बॉन्ड को घुमा नहीं सकते। जब बॉन्ड नहीं घूमेगा तो परमाणु या परमाणु समूहों की आकाशीय व्यवस्था जो है नहीं बदलेगी। लेकिन आपको जो है ध्यान, थोड़ा सा अध्ययन में सुविधा के लिए बॉन्ड को थोड़ा घुमा के देखना है। लेकिन ये जानते रहिए कि वो बॉन्ड घूमता नहीं है, वो कोई अलग यौगिक है। जब आप अपने इच्छानुसार बॉन्ड को थोड़ा घुमाते हैं, जो कि संभव नहीं, घूमता नहीं, सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एन का बॉन्ड घुमाते हैं तो थोड़ा सा परमाणु या परमाणु समूहों की आकाशीय व्यवस्था बदल जाती है। वो वास्तव में घूमती नहीं है, वो एक अलग प्रकार का यौगिक है। तो आपको ये बताया गया है कि जो एल्कीन होते हैं उनमें सीस ट्रांस प्रकार का समावयवता पाया जाता है। उसके अलावा जो आपके साइक्लोएल्केन होते हैं उनमें भी जो है सीस ट्रांस प्रकार का समावयवता पाया जाता है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो भी यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे उनमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो भी कार्बन, मान लीजिए नाइट्रोजन हो, तो कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, उसके पास जो समूह होंगे, जो समूह होंगे वो आपस में समान नहीं होने चाहिए। चाहे कोई भी समावयवता दिखाए, सिस ट्रांस EZ, सिस ट्रांस EZ, सिन NT अभी पढ़ाया जाएगा आपको। चाहे जो भी समावयवता दिखाई जाए उसमें सबसे पहला कंडीशन किसी भी डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के पास या कोई भी परमाणु है, नाइट्रोजन भी हो जाए, तो उसके पास जो दो समूह पाए जाएंगे वो आपस में समान नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो भी बातें होंगी। अब देखो बताया गया है कि अगर साइक्लोएल्केन अर्थात चक्रीय यौगिक, इनमें तो सिस ट्रांस, आप जानते हैं कि सिस ट्रांस प्रकार का समावयवता पाया जाएगा। अगर ये ज्यामितीय समावयवता को दिखा रहे हैं, सिस ट्रांस एक प्रकार का ज्यामितीय समावयवता है, दिखा रहे हैं, तो रिंग सिस्टम में अगर दिखाई दे रही है, रिंग में
कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला, और कार्बन कार्बन की मिनिमम बंध श्रृंखला वो 3 कार्बन की हो सकती है, उससे कम कार्बन की बंध श्रृंखला संभव नहीं। 4 कार्बन की हो सकती है, 5 कार्बन की हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए 3 कार्बन की सबसे जो है छोटी श्रृंखला को हम मान के चलते हैं कि 3 कार्बन की बंध श्रृंखला है। जो भी रिंग हो या साइक्लोएल्केन है वो द्विप्रतिस्थापी होने चाहिए। द्विप्रतिस्थापी का मतलब उनके पास 2 समूह होना चाहिए और वो दोनों समूह एक ही कार्बन से न जुड़कर अलग अलग कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। और जिस कार्बन के पास वो दोनों समूह रहेंगे एक ही कार्बन के पास नहीं रहेंगे, वो 2 अलग अलग 2 कार्बनों के साथ जुड़े रहेंगे। और जुड़ने वाले दोनों समूह आपस में समान हो सकते हैं या आपस में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये कंडीशंस। और जिस कार्बन के पास ये दोनों समूह जुड़े हों वो कार्बन sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं। तो यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया है कि देखो ये दोनों आपस में समान भी हो सकते हैं और ये आपस में अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर ज्यामितीय समावयवता कैसे पता करें? H है ना, H तो है। अब यहाँ अगर सीएल लगा देंगे फिर नहीं दिखाएगा, यहाँ चेंज कीजिए आप, एक इंड पे चेंज करो। अच्छा, जो ये साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन को ऐसे मानिए आप, ये आपका जैसे ये साइक्लोएल्केन मान लीजिए आप, ठीक है। और ये समझे कि ये H है, ये मेथिल है, और यहाँ पे एक H है, एक मेथिल। कैसे मानेंगे आप? ऐसा मानिए ये मतलब ये समझे आप, ये दोनों बॉन्ड है और एक बॉन्ड यहाँ मिला हुआ, ये दोनों बॉन्ड ऐसा मान लीजिए और एक बॉन्ड इधर मिला हुआ। एक बॉन्ड पे नीचे की तरफ H है, ऊपर मेथिल है, यहाँ नीचे की तरफ H है, ऊपर क्या है मेथिल। अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे, आप यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए इधर से देख रहे हैं सामने की तरफ से, तो ये मेथिल आपकी तरफ रहेंगे, H कहाँ रहेंगे? दूर। जो दर्शक है उसके सामने की तरफ और ये उससे दूर। तो मॉडर्न में sp3 वाले के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएगी कि जो बॉन्ड sp3 संकर्ण होने पर एक 3D में स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो बॉन्ड दर्शक की ओर हो उससे ठोस लाइन से बनाते हैं, और जो बॉन्ड दर्शक से दूर हो उसे डैश लाइन से। ठोस लाइन ऐसा बनेगा, इस टाइप का बनाएंगे आप, और डैश लाइन इस टाइप बनाएंगे आप, ठीक है। अब ये सीस ट्रांस, मैं तो एग्जांपल दिया कि ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। मान लीजिए मैं इसमें दिखाऊं कि सीस ट्रांस समावयवता कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपने क्या लिखा है, ये मेथिल, ठीक है। आपने यहाँ MI लगाया है, MI का मतलब मेथिल, और यहाँ नीचे H है। तो मैंने बताया कि जो बॉन्ड ऊपर है उसको आप अपनी तरफ देखिए, ये आपकी तरफ है और नीचे वाला पीछे की तरफ है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप पीछे दिखा नहीं सकते, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। हालांकि ये बॉन्ड ऐसे की तरफ है, ऐसे कि मेथिल आपकी तरफ है, H पीछे की तरफ, मेथिल आपकी तरफ है, H पीछे की तरफ। तो देखें आप, सीस ट्रांस की कंडीशन क्या है कि जब 2 समूह एक तरफ हो तो सीस कह देंगे। अगर इन्हीं में से कोई एक समूह, एक बॉन्ड बदल ले आप, तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। ध्यान दें आप, ये आपका ऐसा हो जाएगा, जो भी है।
किसी एक को घुमा दें, ये Mi को मान लो हमने यही रखा, H को नीचे रखा, यहाँ क्या है, H को ऊपर रख दें, Mi को नीचे, ये क्या बनेगा कि समान समूह एक ही तरफ सीस कह दें, समान समूह बॉन्ड के विपरीत है, आप क्या कहेंगे, ट्रांस। अब सीस ट्रांस को दिखाने का एक मॉडर्न तरीका है, देखता हूं उसको समझाऊंगा, देखता हूं आ रहा है कि नहीं। आ जाएगा, ध्यान दिया। मॉडर्न तरीका क्या है कि मॉडर्न तरीके में सीस ट्रांस कैसे बनाएं, तो यही बात है, जो बॉन्ड आपकी तरफ है ठोस रेखा दर्शक की तरफ, और जो दर्शक से दूर हो वेज रेखा से बनाएं, ठीक है। तो वही करें आप, ऐसे बनाइए, यहां भी ऐसे छोटी में बनाता, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। तो देखो आप, ये Mi ठोस होगा तो ठोस ऐसे दिखा दिया, Mi का मतलब क्या है, मेथिल, और आपका H क्या है, दर्शक से दूर, ऐसे वहां बनाए Mi को, H को दर्शक से दूर, यहाँ क्या को उल्टा हो जाएगा कि Mi ठीक है, अपनी जगह पर Mi है, यहाँ वाला Mi, H भी ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अगले वाले में विन्यास बदल जा रहा है। क्या हो रहा है कि आपका H डैश पे H क्या है, सॉलिड लाइन पे आ जाएगा, आपकी तरफ होगा, Mi पीछे की तरफ। आप जब देखेंगे ऊपर वाले बॉन्ड आपकी तरफ, नीचे वाले बॉन्ड पीछे की तरफ, तो आपका ये H है और ये क्या होगा, Mi। तो यहाँ ये देखते हैं कि अगर दोनों बॉन्ड समान बॉन्ड सीस पे हैं, सीस नहीं कहेंगे, वेज पे हो या डैश पे हो, समान बॉन्ड या तो वेज पे हो या तो डैश पे, तो उन्हें सीस कहा जाएगा, मॉडर्न। और वही है, समान बॉन्ड अगर समान दिशा में ना हो, समान दिशा का मतलब ना तो दोनों वेज पे हो ना तो दोनों डैश पे, एक वेज पे एक डैश पे हो, तो उसे ट्रांस कहिए आप, ठीक। इसके अलावा आप चाहे इसका बना सकते हैं, वही सेम कंडीशन होगा, इसको पीछे कर देंगे उसको सामने हो जाएगा दोनों, फिर बाद में एक को घुमा दीजिए। ये मैं दे रहा हूं आपको घर के लिए, क्या है आपका ये साइक्लोब्यूटेन, मेथिल, मेथिल। मॉडर्न में H को मत दिखाओ, चाहो तो इसको दिखा लो, आप Mi से भी डिसाइड कर सकते हो ना कि Mi समान सीस, Mi विपरीत ट्रांस, विपरीत का मतलब कि ठोस पे वो डैश पे, ठीक है। तो कल आप ये बना के आइए, फिर देखता हूँ कुछ प्रयास करके आए इसका ठोस फेज बनाने का, तो आप Mi से ही बनाओ, H को मत देखो, हालांकि H है, अगर आपने Mi को ठोस में बनाया दोनों Mi को, तो H कहाँ डैश में हो जाएगा, और अगर आपने एक Mi ठोस में रखा अगला Mi डैश में कर दिया, वो अलग हो जाएगा। तो H उसके हिसाब से समझ लेंगे, अगर Mi ठोस पे है तो दोनों H डैश पे है, अगर एक Mi ठोस पे है एक Mi डैश पे है, तो एक H डैश पे होगा और एक H ठोस पे, ठीक है। ये बना के आइएगा, आज के लिए जो है इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।